नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमें थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम दरअसल शुरू करते हैं। आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक बात कही जा सकती है पूरी मजबूती के साथ, और वो ये कि लोकसभा चुनाव के लिए अब दोनों तरफ से रणनीति धीरे धीरे खुलती जा रही है और शंखनाद दोनों तरफ से हो गया है। यानी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो 38 दलों के गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और इंडिया गठबंधन 28 दलों के साथ मजबूती के साथ मुंबई में आज बैठक हुई। और बैठक खत्म होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 14 सदस्यों की, साथ ही साथ 3 प्रस्ताव पारित किए, वो इस बात का सबूत है कि इंडिया गठबंधन कटिबद्ध है। उसने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये एकजुटता आज की जो बैठक है उसका सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा संदेश यही है। यानी एकजुट रहेंगे तो नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे, हराने की उम्मीद पैदा हो पाएगी, और अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो हराने की उम्मीद पैदा नहीं हो पाएगी। क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कुछ फैसले हुए, इन फैसलों का क्या अर्थ है, इन तमाम चीजों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता, पूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया। ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, पहली बार आपकी नजर में आपकी राय इसके मसले पे क्या है? मुझे लगता है कि ये बहुत अहम गठबंधन है। मुझे लगता है कि इसको बार बार विपक्ष का गठबंधन बोलकर हम लोग शायद थोड़ी ज्यादती करते हैं। और मेरे नेता आज राहुल जी ने जो कहा वो सही बात है कि उस स्टेज पर इस देश का 60% मत बैठा था, और अगर हम एक साथ हो जाए तो मोदी को हराना होगा। और हमारा मुकाबला वास्तव में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला उस सोच से है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा मुकाबला उस सोच से है जिसमें अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं, आपका हमारे विचार से सहमत नहीं है, तो आपको चलती ट्रेन में गोली मार दी जाएगी नाम पकड़ के। हमारा मुकाबला उस विचारधारा से है जहां पे बच्चे को ये कह के थप्पड़ पड़वाया जाएगा कि वो एक मोहम्मदन है। हमारा जो मुकाबला है वो उस विचारधारा से है जहां पर महिलाओं को नग्न घुमाने के बाद आक्रोश तभी मचता है जब 78वें दिन एक टेप रिलीज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ को देखते हुए ये एक गठबंधन है जो संविधान की बात करता है, जो उन सिद्धांतों की बात करता है जिसके नींव पर हमारा देश खड़ा है, और इसमें हम सब एक मत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो 28 पार्टियां हो गई हैं वो हम एक थान के कटे हुए कपड़े हैं, हमारी हर चीज में राय हाँ जी बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है यही विविधता है हिंदुस्तान की, और इस विविधता को झलकने देना चाहिए। लेकिन एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक जो ब्रॉड लक्ष्य है वो ये है कि संविधान द्वारा निहित जैसे देश चलना चाहिए, उसको चलाने के लिए इस सरकार को निकाल फेंकना जरूरी है, और इसीलिए हम सब साथ आए हैं। ये जो 3 प्रस्ताव पारित हुए उसमें एक प्रस्ताव ये है कि जल्दी से जल्दी सीटों का तालमेल हो जाए। ये इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट हो, और यही शायद इस गठबंधन की सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाली, क्योंकि हर दल महत्वाकांक्षी होते हैं, कोई भी अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है। तो क्या आपको लगता है ये काम आसानी से हो पाएगा? क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी की राजनीति अपने आप में महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। राजनीति में लोग क्यों आते हैं? अब जो लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और प्रवचन देते हैं वो अलग बात है, लेकिन राजनीति महत्वाकांक्षा का, आकांक्षाओं का दूसरा नाम है। और ऐसे में जरूरी है कि हम उस मुद्दे पर बात करें, उस मुद्दे पर टिके रहें जो बड़ा लक्ष्य है। आपने सही कहा, हर दल अपनी जमीन बचाना चाहेगा, लेकिन सब समझ रहे हैं कि इस समय आपसी मतभेदों से उठकर एक बड़े लक्ष्य को पा पाना जरूरी है। और मेरा अपना मानना यह है कि इस बारे में एक फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि राहुल जी ने कहा, एक लचीलापन है, एक अकोमोडेशन की भावना से हम सब लोग साथ आए। हर व्यक्ति जहां पर है बड़ा नेता है, हर पार्टी जिस राज्य में अगर कोई उसका चीफ मिनिस्टर है बड़ा नेता है। ये 11 सीएम्स हैं
गठबंधन में। कांग्रेस एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिसके 4 सीएम है और जिसका कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक प्रेजेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि हम तू मैं करने वाले। मुझे लगता है कि जैसा कि राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है 2022 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता करी थी और एआईसीसी के मंच से कहा था, कहीं पर हम बड़ा दिल दिखाकर 2 कदम पीछे ले लेंगे और कहीं पर हम पूरी प्रभुता से आगे बढ़कर लड़ेंगे। देखिए ये जो बातें है ना, ये सुनने में अच्छी लगती है कि एक कैंडिडेट और फलाना, ये मुझे लगता है करीब 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम और भाजपा आमने सामने खड़े हैं। करीब 190 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम नंबर 2 रहे थे 2019 में। तो मुकाबला हम सबका है, हम सब एक दूसरे की ढाल बनकर लड़ेंगे। लेकिन एक बात यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हमें आपसी मतभेद भुलाने के अलावा देश के मुद्दों को सर्वोपरि रखना होगा। और आज देश का जो मुद्दा है, और मैं ये एक बात जरूर कहना चाहती हूं आपके कार्यक्रम पर भी, और मुझे अन्यथा भी ये मैं बार बार कह रही हूं कि ये इंडिया की ताकत है। पटना, बेंगलुरु और अब मुंबई की ये मीटिंग्स की ताकत है, लोगों, हमारे नेताओं की ताकत है कि अपने 10वें साल में इस देश के प्रधानमंत्री को 2 करोड़ रोजगार का जुमला देने के बाद सालाना अब 51,000 नौकरी पत्र बांटने पड़ रहे हैं और रोजगार मेले लगाने का ढोंग करना पड़ा। ये इंडिया की ताकत है कि आप ही की जेब से 30 लाख करोड़ ईंधन टैक्स के माध्यम से लूटकर अब 200 रुपए की रियायत दी जा रही है एलपीजी सिलेंडर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा ये चुनाव मुद्दों पर होगा, क्योंकि देश को समझ में आ गया कि बेरोजगारी और महंगाई से ऐसे नहीं जूझा जा सकता है। सुप्रिया जी, जो बात आपने कही कि बहुत सारे ऐसी सीटें हैं, 200 से ज्यादा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है, और 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, इसमें जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो 95% के आसपास, यानी यहां पे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई है। और ये वो इलाके भी है जहां गठबंधन की राजनीति शायद कम होगी। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये वो इलाके जहां कांग्रेस को अपने बल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और लोकसभा के चुनाव में अगर हराना है तो जीतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है संभव होता दिख रहा है इस बार? बिल्कुल दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव भी होने जा रहे हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम, ये अपने आप में बीजेपी को जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, वो इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि ये सारे राज्यों में हम मजबूत नजर आ रहे हैं और बीजेपी हारेगी। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, राजस्थान में हम इतिहास बदलेंगे, छत्तीसगढ़ में अपने कामों के बदौलत हम लौटेंगे और तेलंगाना में बीजेपी की जो बी टीम बन के घूम रहे हैं उनको शिकस्त दी जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि इन राज्यों में हमारी अच्छी पहल रहेगी और ये लोकसभा में जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। आपने 2014 और 19 की बात करी और मैं इस मुद्दे से भागूंगी नहीं कि हाँ 2018 में हमने इन जगहों पर सरकार बनाई थी और 19 के चुनाव में हम अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन तब के हालातों में और अब के हालातों में बहुत डिफरेंस है। आज महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, आर्थिक असमानता हो गया, जो मणिपुर में लोगों ने जलते देखा, और जिस तरह से ये सरकार लगातार अपने अहंकार में चूर होकर संस्थाओं पर हमला कर रही है। देखिए, संस्थाओं पे हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को लगे कि अरे ये सब पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं। आप सीबीआई डायरेक्टर आप ही रखेंगे, ईडी डायरेक्टर आप ही रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप ही नियुक्त करेंगे, जजेस के उसमें आप ही करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को कास्ट सेंसस पे अगर घेरो तो वो बगले झांकती है। अगर जजेस को ना नियुक्त इधर उधर करे तो ये नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सीबीआई और ईडी की बात कर लीजिए, अगर इनके लोग नहीं रहेंगे तो कैसे बदले की राजनीति करी जाएगी? क्यों इनको अपना ही व्यक्ति हर जगह चाहिए? ये लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसके तार तार करके सिर्फ प्रतिद्वंदियों को परेशान नहीं किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब प्रहार किया जाता है तो उससे लोगों के मूल हितों का, लोगों के मूल अधिकारों का भी हनन होता है और वो होता दिख रहा है लोगों को। सुप्रिया जी, आपने जैसा जिक्र किया कि पिछली बार 2018 में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी और उसके बावजूद भी लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इन तीनों राज्यों में उसकी जीत हुई। कैसे इंश्योर करेंगे कांग्रेस पार्टी की यहाँ बीजेपी की हार हो? क्योंकि ये कहा जाता है और ये आंकड़े भी साबित करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मुद्दा होते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, तो बीजेपी के वोट शेयर में कम से कम 8 से 10-12% का इजाफा होता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से जो वोट शेयर बढ़ता है उसको कैसे कम किया जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक नॉर्थ इंडिया में मुश्किल रहेगी कांग्रेस के लिए।
मैंने 2 चुनाव बहुत करीब से देखे, स्पेशली सोशल मीडिया की हेड बनने के बाद। एक चुनाव हिमाचल का और दूसरा चुनाव कर्नाटका का। और दोनों ये वो चुनाव थे। ठीक है, गुजरात हम हारे, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक दोनों चुनावों में मैंने प्रधानमंत्री को लगातार ये कहते हुए सुना कि वोट उन्हीं के नाम पर पड़ना चाहिए। उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरा घर घोषित कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि गुजरात के बाहर सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने हिमाचल पे लगाया है। उन्होंने ये भी कहा था कि वोट मेरे नाम पर दीजिए, मैं कैंडिडेट मानिए। कर्नाटका में उन्होंने ऐसी कोई मर्यादा की सीमा नहीं थी जो न लांघी हो, और लगातार मर्यादा की सीमा लांघ रहे थे। कर्नाटक में किसी मुख्यमंत्री का, किसी और की दावेदारी नहीं, खुद मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। तो ही वाज ऑन द टिकट इन बोथ प्लेसेस, और उसके बाद भी जनता ने रिजेक्ट किया। एक बहुत डिफरेंस है, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस 2019 और 2023 और 24 के बीच में ये है आशुतोष जी, कि हमारी जो सरकारें बनी, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे अभी जो कर्नाटका की बनी, हमने जो वादे किए थे सबसे पहले तो वो पूरे किए। राजस्थान में आज पूरे देश में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी हेल्थ बीमा योजना है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ध्यान का प्रोक्योरमेंट खरीद होती है और सबसे ज्यादा दाम पर होती है। बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। कर्नाटका में पहले 100 दिन में हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, जितने भी हमारे वादे थे, फ्री बस की सेवा, 2000 रुपए महिलाओं के खाते में जाना, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त, ये हमने करके दिखाया। तो एक तरफ कांग्रेस का वादा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जुमले हैं। कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अंतर है 2019 बनाम 2024 और 2018 बनाम 2023। हमारी जो सरकारें बनी, उन्होंने काम करके दिखाया। बिल्कुल, और कांग्रेस की कामयाबी पर ही दरअसल इंडिया गठबंधन की कामयाबी निर्भर करती हुई तय होगा कि दरअसल 2024 के चुनाव में मोदी दोबारा लौटते या नहीं लौटते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।